सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी एक्सप्रेस विद विशाल एंड साविश। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने संकल्प स्टार्ट कर रखा है, जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम जितने भी हैं, चाहे आप एसएससी कर रहे हों या फिर एसएसबी कर रहे हों या फिर कोई अदर एग्ज़ाम, उन सब के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। लास्ट जो लेक्चर थर्ड था हमारे डीएसएसबी का 10 ग्रेड 2 का पेपर सोल्व कराया था, जिसके अंदर आपको मैंने डिटेल से चीज़ें समझाई थी। आज किस में हम ये आपका संकल्प सीरीज का पहला मॉक लेने जा रहे हैं, जो कि आपके जितने भी आप अदर मॉक वगैरह हैं उस प्लेटफॉर्म पर, उसके से होते हैं ना, उनको लेके आया हूँ। तो इसको आप लेना है ताकि आपको काफ़ी हेल्पफुल हो। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिन पे दिन आपका जो जी का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये वाली सीरीज आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो इसको आपको एंड तक देखना है, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करो, ठीक है। तो चलते हैं, हम अपने वीडियो को स्टार्ट ही करते हैं। तो आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। आप क्वेश्चन को आपको पहले पढ़ना है और वेट करना है कि आपको ये क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा है। स्किप मत करना है, ठीक है। स्किप करोगे तो फिर आप एग्जाम में भी स्किप करोगे, तो इसको डिटेल से पूरा पढ़ो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैच द फॉलोइंग फिजिकल टर्म्स विद देयर डिस्क्रिप्शन। निम्नलिखित राजकोषीय शब्द का उनके सही विवरण से मिलान कीजिए। अब यहाँ पर टर्मिनोलॉजी दी है, फिजिकल डेफिसिट, रिवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। ये आखिर है क्या। यहाँ पर एक वर्ड दिया है, पहले तो फिजिकल। फिजिकल का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है, पहले तो ये समझो। अब गाइस, जब भी आपको फिजिकल वर्ड देखने को मिले तो आप यहाँ पर देखना गवर्नमेंट को याद करना और सोचना है कि जो गवर्नमेंट अगर जितना भी इनकम कमाती है या फिर खर्च करती है, उसको हम फिजिकल बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर डेफिसिट दिया गया, अब यहाँ पर डेफिसिट टर्मिनोलॉजी दी है। इसका मतलब क्या है, इसको भी आपको समझ में आना चाहिए। डेफिसिट का मतलब है आपको घाटा, आपको कितना घाटा होगा ये आपको डेफिसिट डिसाइड करेगा। और हम पूरे इकोनॉमिक्स के टर्मिनोलॉजी में समझे कि कितना घाटा उठाया वो हमारा डेफिसिट कहलाएगा। और यही सारे हमारे पास आपके डेफिसिट दे रखे हैं, ठीक है, जैसे फिजिकल डेफिसिट, रिवेन्यू डेफिसिट या फिर प्राइमरी डेफिसिट। आखिर ये है क्या, आपका पहला को डाउट तो ये होना चाहिए, आखिर ये है क्या, हम इसको समझेंगे कैसे। तो गाइस, मान लो गवर्नमेंट है, आप लोगों को पता है गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है। गवर्नमेंट पैसा कैसे कमाती है, गवर्नमेंट आखिर काम क्या करती है, पहले तो अर्न करती है, पैसा कमाती है। दूसरा, फिर इसको खर्च करती है, एक्सपेंडिचर। खर्च करती है। और तीसरा क्या करती है, बोरोइंग्स, उधार लेती है, जैसे वर्ल्ड बैंक से या फिर कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन से पैसा उधार लेती है। आप लोगों को पता है ये तीन काम होता है गवर्नमेंट का। सो गाइस, जो ये फिजिकल रेवेन्यू डेफिसिट एक रिपोर्ट कार्ड है कि इसमें टू डू लिस्ट है। टू डू लिस्ट समझते हो कि हम एक साल में कितना पैसा कहाँ पर खर्च करेंगे, ये आपका टू डू लिस्ट के अंदर आता है। तो ये गवर्नमेंट का टू डू लिस्ट है कि हमें कितना पैसा चाहिए ताकि हम इसमें खर्च कर सकें। तो हमें यहाँ पे दे रखी है पहला टर्मिनोलॉजी, फिजिकल डेफिसिट। तो इसका टर्मिनोलॉजी को समझो। जो ये फिजिकल डेफिसिट है, जिसे हम क्या बोल, घाटा, राज को घाटा है क्या। मान लो इसका मतलब है सरकार को कितना पे करने के लिए सरकार को
जितने पैसे चाहिए, अच्छे इजी वे में समझा रहा हूँ, ये आपको लॉन्ग टर्म तक भी याद रहेगा। पैसे चाहिए और सरकार के पास जितने पैसे हैं, अभी सरकार के पास जितने पैसे हैं अभी। अब इसको ऐसे मत लिख देना, मैं आपको समझाने के लिए बोलता हूँ, इसका टर्मिनोलॉजी में समझाऊं। एक मिनट, थोड़ा मैंने गलत लिख दिया। थोड़ी गाइस राइटिंग मेरी इधर उधर हो जाए तो इसको एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। सरकार के पास जितने पैसे हैं अभी, क्या कह रहा हूं, टोटल एक्सपेंडिचर कुल कितना खर्च आएगा माइनस टोटल रिसिप्ट। अब यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी को राइट, रिसिप्ट क्या है, इसके अंदर एक्सक्लूडिंग क्या गया, उधारी को, एक्सक्लूडिंग बोरोविंग्स, जो उधार का पैसा है उसको निकाल कर, ये हमारा फिजिकल डेफिसिट कहलाता है। अब देखने, अभी जो सरकार करती है वो क्या करती है, जनरेट होती है, जिसको हम अब सरकार की समझ में आएगा कि सरकार जो कमाती है, इससे आप जो फॉर्म लगता है, में फीस लगेगा, जहाँ पे फीस लगता है, तरह से टैक्स से तो आपसे वगैरह लगे, और ऑल से कमाया जाता रहा, तो है आपको पता है। और एक मिनट के और ना खर्च करना है, इसके डेफिसिट, ठीक है। टेक्नोलॉजी जैसे डेफिसिट क्या होगा, तो राज्य जिस कमाया है खर्च कर, रेवेन्यू जाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट, हिंदी जितना पहनने ज्यादा हो ऐसा उस, ठीक है। प्राइमरी माध्यमिक है, फिर हम उसको ना डेफिसिट देंगे किस पेमेंट को, पेमेंट देखा हो, पेमेंट हो माइनस पेमेंट का आपने समझी होगी, उसको उन पे, ठीक है ना, इस माइनस करना आपका बनेगी वो लाएगी, ठीक। ऑप्शन पे रेवेन्यू टर्मिनोलॉजी होगा रिवेन्यू, तो ए का तो होगा, तो बी का फर्स्ट आपको कहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ नहीं है तो आप इसको नेग्लेक्ट कर दो, यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो सिर्फ ऑप्शन 2 में ही है, तो ये आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। अदर और भी देख लो। प्राइमरी डेफिसिट क्या होगा, जिसमें फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देंगे तो हमारा प्राइमरी डेफिसिट कहलाएगा। तो फिजिकल डेफिसिट क्या होगा, बोरोविंग प्लस अदर लायबिलिटीज, बोरोविंग प्लस अदर लायबिलिटीज आपका फिजिकल डेफिसिट होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऋग्वेदा कंटेन्स हाइम्स, ऋग्वेदा में कुल कितने हैं आपके ऑप्शन है, 1024, 1020 और 1028। काफी इजी क्वेश्चन है, बट मैं इतने में तो रहूंगा नहीं कि ऋग्वेदा पढ़ लिया सिर्फ हो गया, नहीं, मैं आपको थोड़ी डिटेल से चीजें समझाऊंगा ताकि आपका रिवीजन भी साथ में जाए। यहाँ पर ऋग्वेदा देखा, आप लोगों को पता है ऋग्वेदा जो है ओल्डेस्ट इन पुराना वेद, कितने वेदाओं में को हमने डिवाइड कर रखा, मंडल बुक्स भी डिवाइड कर रखा है, फिर इस 10 मंडल को भी हमने 1028 हाइम्स, जिसे हम सुक्तियां भी बोलते हैं, इसमें डिवाइड कर रखा है। तो इसका आंसर तो आपने कर दिया 1028। अब मैं इसकी हिस्ट्री की टर्मिनोलॉजी पे डालता हूँ, ठीक है। अगर हम ऋग्वेदा की बात करें तो आपको वैदिक एज पूरा समझ में आना चाहिए कि वैदिक एज स्टार्ट कब से होता है और आपको क्या क्या चीजें सीखने को मिलेगी। आपने वर्ण सिस्टम के, तो वर्ण सिस्टम आया कहाँ से, ठीक है। तो ये सारे टर्मिनोलॉजी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से समझाता हूँ। वैदिक एज जो कि जिसका टाइम पीरियड आपका 1500 BC से लेकर 600 BC का है, और ये काफी ज्यादा मानी भी जाती है। यहीं से आपका जो 4 वर्ण सिस्टम पढ़ते हो ना, अभी आपने रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन की बात करी, इसके अगर आपको इसकी हिस्ट्री वगैरह पता है तो आपको ज्यादा चीजें समझ में आएगी। जो ये वैदिक एज है ना, अभी मॉडर्न अभी हमारी जो सिनेरियो है उससे काफी रिलेट भी करेगा, ठीक है। तो वैदिक एज को समझना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो वैदिक एज जो 1500 600 सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, सिविलाइजेशन भी बोलते हैं,
फिर हम फर्स्ट किसको बोलते हैं? फर्स्ट तो आपको पता ही है, फर्स्ट हम बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम फर्स्ट बोलते हैं। ठीक है, अब मैं इसकी बात करूं कि इसके बारे में हमें पता कहां से चला, तो इसके लिए एक वेदास, वेदास टर्मिनोलॉजी आपको समझना होगा। आखिर ये वेदास है क्या, जिसे हम वेद भी बोलते हैं, जिसे हम वेद भी बोलते हैं। अब ये वेदास क्या है? तो गाइस ये अ कलेक्शन ऑफ सेक्रेड टेक्स्ट, जो पवित्र ग्रंथियां होती हैं उनका कलेक्शन है। अब इनको जो कलेक्ट करता है उसको हम क्या बोलेंगे? आर्यंस। जिसने वेदास को कलेक्ट करा उसे हमने क्या बोला? आर्यंस। अब आप लोगों को पता है जो आर्यंस है मिडल एशिया से आए हुए थे, काफ़ी लोगों का मानना है ये मिडल ईस्ट से आए हैं, ये आपका प्यारा भारत। अभी जो आर्यंस है ना, इस वाले क्षेत्र से आया है। ठीक है, अलग अलग सोर्सेस हमें इस वैदिक एज के बारे में बताता है। चलो मैं आपको सोर्सेज भी बता देता हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम में ये पूछे भी गए हैं। तो सोर्सेज लिखवा देता हूँ। सोर्सेज में किससे लिखवाऊँ जिससे आपको वैदिक एज के बारे में पता चलता है? सोर्सेज। अब गाइस इसको समझो, आपका रिवीजन ही हो रहा है। हमें वैदिक एज के बारे में हमें कहाँ कहाँ से पता चलता है? तो सबसे पहले आपका जो वेद है अर्ली वेदा, जो कि आपका ऋग्वेद है, ऋग्वेद है। और दूसरा लेटर वैदिक, जो कि आपके तीनों अदर वेद आते हैं, जैसे कि यजुर्वेदा, अथर्ववेदा और यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, इनसे आता है। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब मैं दूसरे सोर्स की बात करूं, जो कि आपका कौन सा टेक्स्ट है? ईरानियन टेक्स्ट। ईरानियन टेक्स्ट जिसका नाम क्या है, जो कि आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है, इसको भी आपको ध्यान देना है, जिसका नाम क्या है आपका? जेंड अवेस्टा। जेंड अवेस्टा, जो कि 14 सेंचुरी बीसी के अंदर बना था, 14 सेंचुरी बीसी के अंदर। और ये हमारा एसएससी सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं डीएसएसबी का भी बता देता हूँ, जो कि थर्ड है आपका ग्रीक टेस्ट, ग्रीक ग्रंथ के बारे में। तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या बताओगे आप? इलियादी एंड ओडिसी। ये सारी जो आपको ग्रंथ है, ये वैदिक एज के बारे में बताता है। सो गाइस, जैसे आपका वैदिक एज स्टार्ट होगा तो आपको ना डिफरेंट तरह के लोगों का पूरा गुण जो है आपके पूरे भारत के अंदर मतलब सिविलाइज करने लगेंगे। लोग जीना स्टार्ट कर देंगे, आयरन का इस्तेमाल करेंगे, लोहे वगैरह का औजार वगैरह इस्तेमाल करेंगे, तो ये पूरी जीवनी जीना स्टार्ट कर देंगे। फिर इसके बाद जो लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाता है, इसकी काफ़ी हिस्ट्री है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको डिटेल से चीज़ें समझ में आएगी, पर हम वहाँ तक नहीं जाएंगे। बट आपको कुछ टर्मिनोलॉजी समझ में आना चाहिए। हमने जो वैदिक एज है इसको दो पार्टों में डिवाइड कर रखा है। एक है आपका अर्ली वैदिक, दूसरा है आपका लेटर वैदिक। अर्ली वैदिक आपका स्टार्ट होता है 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक। ये लेटर वैदिक आपका स्टार्ट होता है 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। इसी में आपको 10 किंग बैटल देखने को मिलेगा, 10 किंग्स बैटल। ठीक है, फिर आप लेटर वैदिक के अंदर आपको वर्ना सिस्टम, जो वर्ना सिस्टम है, जो आपको 4 वर्ना के बारे में आपने पढ़ा होगा, क्षुद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण, ये सारे जो चारों हैं जो है यहीं से आपको देखने को मिलेगा। ये जो वर्ना सिस्टम है आपका कहाँ से लिया गया है? ये 10 जो ऋग्वेदा का 10वां मंडल है, वहाँ के जो वरुसुक्ता करके है, वहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो और भी हिस्ट्री वगैरह इसकी जब पढ़ोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। अब मैं इसके जितने भी वेदा हैं उसके बारे में डिटेल से बताता हूँ। तो पहले नंबर पे जो आपका ऋग्वेदा है वो आपका ओल्डेस्ट सर्वाइविंग टेक्स्ट है। यह सबसे प्राचीन जीवित ग्रंथ है, जिसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स की अवधारणा का भी उल्लेख इसी में मिलता है। अब इसको 10 मंडलों यानी कि 10 बुकों में डिवाइड किया गया है। बुक सेकंड से लेकर 7वें का सबसे प्राचीन भाग अर्लिएस्ट सेक्शन बोला जाता है। और जो बुक 1 है और 10 है, जिसको बाद में जोड़ा गया है, इसी में एक पुरुषुक्ता करके बुक है, जहाँ से आपका 4 वर्णों को लिया गया है। यही मैंने आपको बताया। आपके एग्जाम में पूछा गया कि जो कन्नव डायनेस्टी है वो ऋग्वेदा के किस मंडल में इसका जिक्र है? तो आप क्या बताओगे? बुक 8वें मंडल में इसका जिक्र है। और बुक जो 9वें है उसमें सोमहाइम्स का संकलन दिया गया है।
ठीक है, ये सारे आपके एग्जाम के क्वेश्चन है, इसको आपको पढ़ना है। अब इनके जो देवी देवता हैं उनके बारे में भी इसमें दे रखा जिक्र है। अग्निदेव है, इंद्र वर्षा एवं युद्ध की देवता को माना जाता है, मित्र मैत्री की देवता, वरुण जल एवं ऋतु की देवता को माना जाता है। ठीक है, बाकी ये सारे हैं आपके लिए स्पेशल नोट्स है, तो आप पढ़ लेना। फिर आता है आपका अदर भी देख लो। सामवेदा, सामवेदा को क्या बोला जाता है? साम मीन्स मतलब मेलोडी, जहाँ पर आपको संगीत वगैरह की बात हो तो आपका सामवेदा आप लगाओगे, ठीक। अर्लीस्ट बुक ऑन म्यूजिक, साम मीन्स मेलोडी, राग एंड रागिन्स, दीज आर द पोएटिक टेक्स्ट डिराइव्ड फ्रॉम द ऋग्वेदा, इट कंटेन्स फेमस ध्रुपद राग, इसी के अंदर आपका ध्रुपद राग है जिसको बाद में तानसेन के द्वारा इसे गाया भी गया था। ठीक है, जब भी आपके मेलोडी वगैरह गाने वगैरह की बात हो तो वहाँ पर आप सामवेदा का जिक्र जरूर करोगे। फिर आता है आपका यजुर्वेद, यहीं पर आपको क्या क्या मिलेगा? कंटेन्स द सेक्रीफाइसेस एंड रिचुअल, यहाँ पर आपको सेक्रीफाइसेस देखने को मिलेगा, कंपोज ऑफ प्रोस एंड पोएट्री, इट इज अ फर्दर डिवाइडेड इनटू कितने में? शुक्ला यजुर्वेदा, वाइट यजुर्वेदा और कौन सा? वज्रस्नेया, कंटेन्स ओनली मंत्रास, इट कंटेन्स मध्य दिना एंड कन्नव रिएक्शन। तो गाइस इसको भी आपको ध्यान देना है। फिर आता है कृष्णा यजुर्वेदा और ब्लैक यजुर्वेदा, कंटेन्स बोथ मंत्रास एंड प्रोस कमेंट्री, जितने भी आपको मंत्रा वगैरह देखने को मिलेगा यजुर्वेद के अंदर देखने को मिलेगा। फिर आता है आपका लास्ट अथर्ववेद, जो इसमें आपका मैजिक, चार्म और ओमेंस देखने को मिलता है। ठीक है, जादू टोना सारी चीज़ें आपको अथर्ववेदा में देखने को मिलेगा। बाकी मैं इसके बारे में अगर डिटेल से कभी हिस्ट्री वगैरह पढ़ाऊंगा तो मैं समझा दूंगा। ठीक है, आपके लिए रिवीजन होगा, झटके से इतना ही पढ़ना है और ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। ऑन 1 जनवरी 2024 को इसरो लॉन्च द एक्सपोसैट मिशन, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव? 1 जनवरी 2024 को इसरो ने एक्सपोसैट मिशन लॉन्च किया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, अब यहाँ पर एक वर्ड टर्मिनोलॉजी दी है, क्या? एक्सपोसैट मिशन। अब ये कई सारे एग्जाम में रिपीट होगा, खासकर डीएसएसबी वगैरह में, तो इसको भी आपको ध्यान देना है। तो पहले तो इसकी फुल फॉर्म देख लो। एक्सरे सॉरी पोलारीमीटर, एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट, जिसे लॉन्च कब किया गया? अभी आपको दिख रहा है यहाँ पर लॉन्च डेट 1 जनवरी 2024 को इसको लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? बाय इसरो, इसरो के द्वारा इसे लॉन्च किया है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं लॉन्च व्हीकल क्या है? लॉन्च व्हीकल, तो आप क्या बताओगे? PSLV C58 इसका लॉन्च व्हीकल है। अब ये है क्या? तो गाइस ये क्या है? टू स्टडी हाई एनर्जी कॉस्मिक एक्सरे फ्रॉम सेलेस्टियल सोर्सेज सच एज ब्लैक होल और न्यूरॉन्स, ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों जैसे खगोलीय पिंडों से आने वाली ऊर्जा कॉस्मिक एक्सरे का अध्ययन करता है। टू मॉनिटर अर्थ वेजिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज, नहीं ये क्लाइमेट के ऊपर नहीं है। टू टेस्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सिस्टम इन लो ऑर्बिट, ऐसा भी कुछ नहीं है। टू स्टडी द सन्स क्रोमोसोम, वो तो आदित्य L1 है, आदित्य L1 है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट, टू स्टडी हाई एनर्जी कॉस्मिक एक्सरे फ्रॉम सेलेस्टियल सोर्सेज सच एज ब्लैक होल्स और न्यूरॉन्स। अब यहाँ पर सेलेस्टियल वर्ड है, सेलेस्टियल वर्ड जब भी आपको देखने को मिलेगा ना तो आप विशाल का ये पिंड समझ लेना, काफ़ी बड़ा पिंड समझना, जो कि काफ़ी इसका डेंसिटी ज़्यादा हो और जो मतलब आंखों से देखा भी ना जा सके। ठीक है, अब इसी की स्टडी के लिए एक्सपोसैट मिशन को लॉन्च किया है। ठीक है, अब हम इसरो के बारे में समझते हैं। अबाउट इसरो, इसके तो पहले तो फुल फॉर्म क्या है ये बताओ? ये लो, आप तो पता ही होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब इसको स्टार्ट स्टेबलाइज कब किया गया था? तो आप क्या बताओगे? 15 अगस्त 1969 में इसको स्थापित किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपका? बेंगलुरु, बेंगलुरु के अंदर है, कर्नाटका में। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको बेसिक स्टैटिक पता ही होगा। अभी मैं इसके करंट चेयर के बारे में बात करूं तो करंट चेयरमैन कौन है? वी नारायण है। ये सब तो आपको पता है, बट आपको क्या नहीं पता होगा, इसके जितनी भी मिशंस हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ना। तो इसको पढ़ लो। तो इसरोस मिशन,
जितने भी आपके अभी तक जो आपके हाईलाइटेड मिशन हैं उसको पढ़ना जरूरी है। तो सबसे पहले नंबर पे तो आता है आपका आर्यभट्ट, आर्यभट्टा मिशन। ठीक है, आर्यभट्ट मिशन जिसको लॉन्च कब किया गया था, तो आप क्या बताओगे? 1975 में से लॉन्च किया था। ये मैं रिवीजन क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि ये आएगा आपके एग्जाम में आएगा, खासकर डीएसएसबी के एग्जाम में तो 101% देखने को मिलेगा, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ऐसे ही फंसाता है। तो ये क्या है? इंडिया का पहला सैटेलाइट मिशन है, इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट मिशन। भारत का पहला सैटेलाइट मिशन है। दूसरे नंबर पे आता है आपका चंद्रयान। काफी नाम सुना होगा इसका आपने, चंद्रयान फर्स्ट मिशन, जिसको लॉन्च कब किया गया था? 2008 के अंदर। अब ये क्या है? इंडिया का पहला मून मिशन है, इंडिया फर्स्ट मून मिशन, फर्स्ट मून मिशन। ठीक है, फिर आता है आपका तीसरा मंगलयान मिशन। अब मैं पूछूं इसका सन बताओ, मंगलयान मिशन इसको कब लॉन्च किया गया था? और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपका 2013 में लॉन्च हुआ था। ये क्या है? इंडिया का पहला मार्स मिशन है, इंडिया फर्स्ट मार्स मिशन, मंगल मिशन। इसके जो सन है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत का पहला मून मिशन कौन सा है, तो आपको पता होगा तो आप तुरंत बता दोगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, फिर कौन सा है आपका? चंद्रयान 3। काफ़ी न्यूज़ में बताए, जिसको कब लॉन्च किया गया था? 2023 में, जो कि आपका सक्सेसफुल रहा। सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग। कहां पर सॉफ्ट लैंडिंग करी इसने? नियर साउथ पोल रीजन ऑफ मून, नियर साउथ पोल पोलर रीजन। कहां पर? मून के ऊपर। और ऐसा करने के बाद जो हमारा भारत है, इंडिया बिकेम फोर्थ कंट्री जो ऐसा करने वाला कंट्री बना, चौथे नंबर पर। फिर आता है आपका पांचवा मिशन कौन सा है? जो कि आपका आदित्य L1 है, आदित्य L1 जो कि हमारा सोलर मिशन है, जिसको कब लॉन्च किया गया है? 2023 के अंदर ही, सोलार मिशन। ठीक, फिर आता है आपका छठा एक्सपो सेट, जो अभी मैंने आपको बता दिया। एक्सपो सेट, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, एक्स रे पोलारीमीटर सैटेलाइट। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम के लिए ये जितने भी मिशन है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इस वाले क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो गाइस यहाँ तक आप बताओ कैसी वीडियो लग रही है। काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों मुझे कमेंट करके बता नहीं रहे, तो आप मुझे बताओ गाइस, तभी तो आपको अच्छे से और वीडियोस में दे पाऊंगा। और आप जितना इसको शेयर भी नहीं कर रहे हो, जितना शेयर करोगे तभी आपके लिए बेनिफिट होगा। मैं चाहता हूँ आपको डेली बेसिस पे वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज आर नॉट करेक्ट। आपसे सही नहीं पूछा है, नीचे दिए कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो आपका पहला स्टेटमेंट पढ़ना होगा, तब इसका आंसर करोगे। तो यहाँ पे बोला है पीएम स्वनिधि गिव्स वर्किंग कैपिटल माइक्रो लोन्स टू द स्ट्रीट वेंडर्स विदाउट कोलेटरल। अब यहाँ पर पीएम स्वनिधि, तो सबसे पहले तो ये बताओ इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो आप क्या बताओगे? जो पीएम है, प्रधानमंत्री, आप लोगों को पता है। अब यहाँ पे स्वनिधि, ये स्वनिधि क्या है? स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, जिसके अंदर आपको कुछ अमाउंट लोन दिया जाएगा, ताकि आप लोग अपना मैक्रो लोन दिया जाएगा, जिससे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें। इसके अंदर आपकी जितनी भी पैसा वगैरह मिलेगा, ये आपका कोलेटरल होगा। विदाउट अ कोलेटरल आपको कोई चीज़ इसमें जमा नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको लॉन्च कब किया गया था? तो 1 जून 2020 के अंदर से लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है?
पीएम स्वनिधि गिव्स वर्किंग कैपिटल माइक्रो लोन्स टू द स्ट्रीट वेंडर विदाउट अ कोलेटर। यस, ये हमारा सही है। अब आता है आपका अटल पेंशन योजना, इज ओपन टू सिटीजन एज 18 से 40, अश्योर्स मिनिमम पेंशन फ्रॉम एज 60। अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना ये भी फुल्ली गवर्नमेंट स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है, जिसे लॉन्च कब किया गया था? इसे 2015 के अंदर लॉन्च किया गया था। और इसके अंदर क्या किया जाता है? टू प्रोवाइड अ इनकम सिक्योरिटी, इनकम सिक्योरिटी किसको? ओल्ड एज पर्सन को। कहां पर? अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर। और इसकी जो एज लिमिट है वो आपका 18 से 40 है। और जो आपका पेंशन स्टार्ट हो जाएगा वो कब से होगा? आफ्टर 60 ईयर के बाद। 60 साल के बाद अगर आप एज हो जाएंगे तो आपको ये पेंशन मिलने लग जाएगा। और ये पेंशन किसके द्वारा दिया जाएगा? PFRDA के द्वारा। अब ये क्या है? पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा इसे दिया जाएगा। के द्वारा इसको दिया जाएगा। तो ये आपका क्या होगा? अटल पेंशन योजना ओपन टू सिटीजन एज 18 से 40 एंड अश्योर्ड मिनिमम पेंशन फ्रॉम 60 एज। तो गाइस इसके अंदर कितना अमाउंट मिलेगा? इसमें मिनिमम आपको 1,000 रुपये मिल सकता है और मैक्सिमम कितना? 5,000 रुपये तक का भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये भी आपका ठीक है। फिर आता है किसान क्रेडिट, इज मीन्ड ओनली फॉर सैलरीड एम्प्लॉय ऑफ अ पब्लिक सेक्टर। किसान क्रेडिट कार्ड केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए है। तो गाइस आपको किसान से समझ में आएगा, ये तो सिर्फ और सिर्फ फार्मर्स के लिए है। किसानों के लिए लोन प्रोवाइड करना हुआ है, जिसको लॉन्च कब किया गया था? इसे 1998 में लॉन्च किया गया था। तो क्या ये ठीक है? नहीं, तो यही हमारा सिर्फ गलत है। तो आपसे सिर्फ गलत ही पूछा था, तो गलत वो सिर्फ हमारा थर्ड है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द फर्स्ट पैरा ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन, प्रथम पैरा ओलंपिक खेल डैश में आयोजित किया गया था। तो आप बताओ पहला पैरा ओलंपिक गेम कहां पर हुआ था और कब हुआ था? आपके ऑप्शन है एथेंस ग्रीस इन 1956, ऑप्शन बी मिलान इटली 1956, पेरिस फ्रांस 1960, या लास्ट ऑप्शन है आपका रोम इटली इन 1960। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? जो पहला पैरा ओलंपिक गेम्स आपको देखने को मिला था वो रोम में देखने को मिला था। कहां पर? इटली के अंदर। कब? 1960 में, जिसमें 400 से ज्यादा एथलीटों ने पार्टिसिपेट किया था ऑल ओवर 23 कंट्रीज से। ठीक है, अब मैं पूछूं आपका ओलंपिक कब स्टार्ट हुआ था? फिर पहली बार ओलंपिक कब हुआ? तो आप क्या बताओगे? 1896 में। कहां पर? एथेंस ग्रीस के अंदर ये पहली बार हुआ था। ठीक है, अब मैं आपका लास्ट ईयर पूछूं, लास्ट ईयर कब हुआ जो कि आपको हाल ही में देखने को मिला? ये आपको 2024 के अंदर देखने को मिला। कहां पर? पेरिस के अंदर, फ्रांस के अंदर। अब मैं पूछूं 2028 का कहां होगा? तो आप क्या बताओगे? लॉस एंजल्स यूएसए के अंदर होने वाला है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपसे पूछा है पंडित शिवनाथ मिश्रा फाउंडेड द फर्स्ट सितार घराना ऑफ डैश। पंडित शिवनाथ मिश्रा ने डैश का प्रथम सितार घराना स्थापित किया। ऑप्शन है जयपुर, ग्वालियर, इंदौर या फिर बनारस। तो कैसे इसका आंसर करो, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। जितने भी आपके ऑप्शन दिख रहे हैं वो इन सबके फाउंडर बताओ। तो गैस मैं इनके फाउंडर भी बता दे रहा हूँ। जो जयपुर है इसे जयपुर अतरौली घराना के नाम से भी जानते हैं। तो इसके जो फाउंडर है वो कौन थे? तो आप क्या बताओगे? अलादिया खान। अलादिया खान इसके फाउंडर हैं। ठीक है, अब मैं ग्वालियर घराना की बोलूं तो वो कौन है? आपको दो नाम याद रखने हैं, नाथन खान एंड पीरबख्श। ये आपके संस्थापक इसके ग्वालियर घराना के। फिर आता है आपका इंदौर। इंदौर घराना के कौन है? तो आप क्या बताओगे? आमिर खान।
तो ये जितने भी नाम हैं आपको याद रखना है लॉन्ग टर्म के लिए, कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आता है आपका लास्ट बनारस घराना। बनारस घराना ये भारत का पहला सितार घराना है, सितार घराना है, जिसको किसके द्वारा फाउंड किया गया है, तो आप क्या बताओगे, पंडित शिवनाथ मिश्रा के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नागोर्नो काराबख रीजन वाज रिसेंटली मेंशन इन द न्यूज, इट इज अ डिस्प्यूटेड रीजन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। जो नारगोनो है, नारगोनो और कारबाग क्षेत्र हाल ही में समाचारों में था, यह निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच में देखने को मिला। आपके ऑप्शन है अर्मेनिया अजरबैजान, अर्मेनिया जॉर्जिया, अर्मेनिया रशिया, और लास्ट ऑप्शन है आपका अजरबैजान और जॉर्जिया। तो गाइस आपको मैप भी दिख रहा होगा, मैप को समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि पहले आपको पता है कि सबसे बड़ा जो कंट्री है वो आपका सोवियत यूनियन है। जब सोवियत यूनियन स्ट्रगल करने लगा, सो ये जो सोवियत यूनियन है कई कंट्रियों में टूट गया, उनमें से ये आपका दो कंट्री है आपका आर्मेनिया और अजरबैजान, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट वगैरह स्टार्ट हो गया। सो इसमें सबसे पहली बार कॉन्फ्लिक्ट कब देखने को मिला, 1988 के अंदर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट। इसको समझना जरूरी है क्योंकि अभी 2022 के अंदर, सॉरी 2022 के ना 2023 में इस पे जो ये वाला जो क्षेत्र है, आपको ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है, जो नागोर्नो काराबख वाला रीजन है, यहीं पर अभी अजरबैजान का दबदबा हो गया है। सो इसको समझने से पहले इसकी थोड़ी तो हिस्ट्री आपको समझ में आना चाहिए। जो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था वो 1988 में स्टार्ट हुआ था। फिर आपका इनके बीच में वॉर देखने को मिला 1991 से लेकर 1994 तक, जिसको हमने क्या बोला, फर्स्ट मेजर वॉर ऑफ नागोर्नो काराबख वॉर बोला गया। फिर एक और इसके बाद वॉर हुआ कब, 2020 के अंदर। 2020 में आपने एक वॉर भी सुना होगा जो कि लड़ा गया था किसके बीच में, अर्मेनिया वर्सेस अजरबैजान के बीच में। तब से ये वॉर अभी तक चल रहा था 2023 तक। फिर 2023 में इस पे पूरी तरह से कब्जा किसका हो गया, अजरबैजान का। ठीक है, अब इस पे पूरा कंट्रोल जो है अजरबैजान का है। तो इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, उसको ध्यान से पढ़ो और आंसर करने की कोशिश करो। हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी आपका स्टेटमेंट बेस्ड है, तो इसको अच्छे से पढ़ना। यहाँ पर हमें इसरो के मिशन के बारे में बताया है। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है, आदित्य L1 स्टडीज द सन फ्रॉम अ हेलो ऑर्बिट अराउंड द सन अर्थ L1 पॉइंट। आदित्य L1 सूर्य पृथ्वी L1 बिंदु के चारों ओर हेलो कक्षा से सूर्य का अध्ययन करता है। सो गाइस मैंने आपको आदित्य L1 के बारे में भी बताया, तो ये क्या है, तो आप क्या बताओगे, आदित्य L1 जो है इंडिया का पहला सोलर स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है, जो कि आपको आपका जितने भी रेडिएशन वगैरह है सूर्य से उन सबको ऑब्जर्व करता है। ठीक है, तो ये क्या है, इंडियाज फर्स्ट स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी है, सोलर ऑब्जर्वेटरी, जिसको लॉन्च कब किया गया था, तो आप क्या बताओगे, इसे लॉन्च किया गया था 2 सितंबर 2023 को। किसके द्वारा, आप लोगों को पता है, इसरो के द्वारा ही किया गया था। और लॉन्च व्हीकल क्या था, लॉन्च व्हीकल PSLV C58। तो गाइस ये तीनों चीज़ों आपको याद होना चाहिए, ये आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन में स्टेटमेंट में दिख सकता है, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। अब ये क्या बोल रहा है हमसे क्वेश्चन में, आदित्य L1 स्टडीज द सन फ्रॉम द अर्थ। तो गाइस जो आदित्य L1 है, यहाँ पर एक ये हमारा सन हो गया, ये हमारा प्यारा अर्थ हो गया। ठीक है, बीच में यहाँ पर एक L1 पॉइंट है। ठीक है, यहीं पर हमारा स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है। तो ये क्या करता है, ये रिवॉल्व करता है किसके अराउंड, सन के अराउंड। तो इसी को बोलते हैं हेलो ऑर्बिटरी। हेलो ऑर्बिटरी जो कि सन के अराउंड घूमता है और इसके ऑब्जर्वेशन लेता है। तो हमसे स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, यही बोला गया, आदित्य L1 स्टडीज द सन फ्रॉम अ हेलो ऑर्बिट अराउंड द सन अर्थ L1 पॉइंट। तो ये हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो गया। ठीक है, इतना ही जानना है, इंडिया का पहला स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी है, इसको लॉन्च कहाँ से किया गया और इसका लॉन्च व्हीकल क्या है, और ये क्या करता है, L1 जो है एक हेलो ऑर्बिट में हमारे सन और अर्थ के बीच में इनकी स्टडीज वगैरह करता है। ठीक है, अब स्टेटमेंट सेकंड देखो, निसार क्या कह रहा है, निसार इसरो इज प्लान फॉर अ सन अर्थ L2 ऑर्बिट। तो गाइस ये हमारा गलत है,
अभी ऐसा कोई L2 पॉइंट नहीं बनाया गया है, तो ये तो हमारा एक्चुअली में बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। अब ये जो निसार है, निसार के अंदर दो स्पेस एजेंसी है, कौन कौन सा, एक नासा और एक इसरो। आप लोगों को पता है नासा हमारा यूएसए का, इसरो अपने इंडिया का है। इनके द्वारा एक ज्वाइंट मिशन चलाया गया है, ज्वाइंट मिशन, जो कि हमारे अर्थ के ऑब्जर्वेशन करता है, अर्थ के लो ऑर्बिट को ऑब्जर्वेशन करता है, लो ऑर्बिट, जिसको हम लियो के नाम से भी जानते हैं। लियो क्या है, लो अर्थ ऑर्बिट, इसकी ऑब्जर्वेशन लेता है, यहाँ से फोटोग्राफ वगैरह, इनकी स्टडी वगैरह करता है। जिसको लॉन्च कब किया गया था, इसको लॉन्च कब किया गया था, तो आप क्या बताओगे, 2025 में ही लॉन्च किया गया था, जो कि आपका एक्चुअल डेट क्या है, 30 जुलाई 2025। और लॉन्च व्हीकल क्या है, लॉन्च व्हीकल किस व्हीकल से इसको लॉन्च किया गया है, तो आप क्या बताओगे, GSLV F-16। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए लिखवा रहा हूँ, ये आपको स्टेटमेंट में देखने को मिल सकता है। तो क्या ये हमारा स्टेटमेंट सही है, ये सन और अर्थ के बीच में L2 पॉइंट है, तो ऐसा कुछ नहीं है। L2 पॉइंट के बारे में अभी कोई अध्ययन वगैरह नहीं किया गया है। ये हमारा निसार जो है, लियो, लो अर्थ ऑर्बिट की स्टडी के लिए बनाया गया है, लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब आता है अब स्टेटमेंट थर्ड देखो, द चंद्रयान 2 ऑर्बिटर कंटिन्यूज टू ऑपरेट आफ्टर द लैंडर क्रैश। तो गाइस, आपको चंद्रयान 2 की हिस्ट्री पता है? चलो मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें समझा देता हूँ चंद्रयान 2 के बारे में, अगर आपको नहीं पता है तो गाइस पहले तो ये बताओ, जो चंद्रयान 2 है वो क्या है, आप लोगों को पता है? चाहिए मून मिशन है हमारा। चंद्रयान 2 जो है हमारा एक मून मिशन है, जिसको लॉन्च कब किया गया था, तो अब क्या बताओगे, इसे 22 जुलाई, एक मिनट, इसे 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था, 22 जुलाई 2019 में। और इसमें जो लॉन्च व्हीकल था वो क्या था, लॉन्च व्हीकल तो आपको सबके पता ही होना चाहिए, GSLV MK-13, सॉरी MK-3, ये इसका लॉन्च व्हीकल है जिसको लॉन्च किया गया था। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड था, इसको आप ध्यान से देखो। इसके अंदर एक ऑर्बिटर था, ऑर्बिटर था, दूसरा प्रज्ञान रोवर था, प्रज्ञान रोवर था, जिसका अभी मैं बताता हूँ ये हो है क्या, प्रज्ञान रोवर, और तीसरा विक्रम लैंडर। अब ये क्या है, ऑर्बिटर, ये मून के चारों ओर घूमने वाला सैटेलाइट होगा, ये मून के चारों ओर घूमने वाला सैटेलाइट है। और ये जो प्रज्ञान रोवर है और विक्रम लैंडर है, ये क्या है, एक घर मान लो जो कि प्रज्ञान रोवर का है, जिसको चंद्रमा के सतह पर उतरना था, चंद्रमा की सतह पर इसे उतरना था, और इसे वहाँ के उसी सरफेस पर घूमना था, उस सरफेस के बारे में स्टडी वगैरह करना था। बट ऐसा क्या हुआ, जो कि इनके बीच में संपर्क वगैरह टूट गया। तो आपको एक डेट याद रखनी है, कौन सी, 7 सितंबर 2019, 7 सितंबर 2019 को विक्रम लैंडर और जो हमारा इनके बीच में संपर्क टूट गया, जिस वजह से प्रज्ञान रोवर का काम खत्म हो गया, विक्रम लैंडर का भी काम खत्म हो गया। बट जो हमारा ऑर्बिटर था वो हमारे मून के चारों तरफ घूमने लगा और उनकी पिक्चर्स वगैरह हमारे अर्थ पे भेजने लगा। तो हम यहाँ पे क्या कह रहा है, स्टेटमेंट को पढ़ो, द चंद्रयान 2 ऑर्बिटर कंटिन्यूज टू ऑपरेट आफ्टर द लैंडर क्रैश। तो ये हमारा ये भी ठीक है। तो हमसे स्टेटमेंट क्या बोला गया है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इसरो मिशन, यानी कि हमसे करेक्ट, यानी कि फर्स्ट और थर्ड हमारा सही है, तो दो हमारा नेग्लेक्ट कर दो, दो जिसमें है नेग्लेक्ट कर दो, एक भी नेग्लेक्ट, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड ओनली इज करेक्ट। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो चलो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हिंदू फेस्टिवल दैट मार्क्स द ट्रांजिशन ऑफ द सन फ्रॉम द जोडाइक साइन ऑफ धनु इनटू द जोडाइक साइन ऑफ मकर। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू त्यौहार सूर्य के धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश का प्रतीक है? आपके ऑप्शन है बैसाखी, लोहरी, मकर संक्रांति या फिर बसंत पंचमी। सो गाइस, आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर हमसे पूछा गया है। तो मकर, मकर का मतलब होता है क्या, एक कैप्रिकॉन, एक राशि है, कैप्रिकॉन एक राशि है, एक राशि है। और संक्रांति का मतलब क्या होता है, संक्रांति आप लोगों को पता है क्या, अपने दिमाग में सोचो। संक्रांति का मतलब होता है सूर्य का एक राशि से
दूसरे राशि में प्रवेश ही आपका संक्रांति कहलाता है। हमसे यही पूछा है, जिसके अंदर आपका धनु राशि से प्रवेश कर जाएगा किसके अंदर, मकर राशि के अंदर। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है हमारा, मकर संक्रांति। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। बैसाखी हमारा पंजाब का हार्वेस्ट फेस्टिवल है, हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ पंजाब। लोहड़ी भी हमारा पंजाब का ही फेस्टिवल है। बसंत पंचमी ये कब मनाया जाता है, तो आप क्या बताओगे, ये शुक्ला पंचमी के दिन मनाया जाता है। शुक्ला पंचमी ऑफ द हिंदू मंथ। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन का कह रहा है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो हमसे स्टेटमेंट बोला गया है, द गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड वाज सेटअप 1992 एज अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट नेचुरल गैसेस। जो गेल है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1992 में की गई थी, तो ये हमारा गलत है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हमारा 1984 में की गई थी। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पर है, न्यू दिल्ली के अंदर, न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो गया। फिर आता है आपका द एटॉमिक एनर्जी कमीशन वाज स्टेबलाइज 1948, तो ये हमारा ठीक है। कब एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना की गई थी, तो आप क्या बताओगे, ये हमारा 10 अगस्त 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसके अंदर जो डॉक्टर होमी भाभा जी हैं, होमी भाभा, वो उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। होमी भाभा जी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, जिसको बाद में इसे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर इंक्लूड किया गया। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी कब किया गया, 1954 के अंदर। तो ये हमारा स्टेटमेंट ठीक है। अब हमसे पूछा है मुंबई हाई वाज डिस्कवर्ड इन 1973, प्रोडक्शन कमेंस 1976। तो कैसे ये मुंबई जो हाई जो है ये क्या है, एक ऑफशोर है, एक किनारा है किसका, पेट्रोल का, ऑफशोर ऑफ ऑयल फील्ड, जिसकी स्थापना, जिसको डिस्कवर कब किया गया था, 1973 में, और इसे पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था, 1976 में। तो ये तो हमारा स्टेटमेंट ठीक है। तो हमसे पूछा है स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। तो कौन है हमारा फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड इज प्रेजेंटेड फॉर अचीवमेंट इन, रामनाथ गोयनका उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस किस फील्ड में दिया जाता है। तो गाइस आपके यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है जर्नलिज्म अवार्ड, तो हमारा किससे रिलेट करेगा, तो ये जर्नलिज्म से रिलेट करेगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा करेक्ट है। और इसे किसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के द्वारा, द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के द्वारा इसे प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द रेस्पिरेशन इन प्लांट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पौधों में श्वसन का सही वर्णन करता है। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, तो आप लोगों को पहले तो ये समझ में आना चाहिए, जो प्लांट है वो आखिर सांस कहाँ से लेते हैं, सांस कहाँ से लेते हैं आप लोगों को पता ही है। तो गाइस जो प्लांट है हमारा वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या बनता है, एनर्जी बनाता है, और वो कहाँ से बनाता है, प्लांट के थ्रू। चलो मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ। ठीक है, प्लांट जो है आपको क्या क्या पॉइंट रिमेंबर करने चाहिए ताकि आप स्टेटमेंट को कर सको। तो प्लांट जो है अपना फूड कहाँ से बनाते हैं, खाना कहाँ से बनाते हैं, बाय फोटोसिंथेसिस, बाय फोटोसिंथेसिस। आप लोगों को पता है जो पौधे हैं अपना खाना फोटोसिंथेसिस के माध्यम से बनाते हैं। और रेस्पिरेशन कहाँ से लेते हैं, सांस कहाँ से लेते हैं, उसी फोटोसिंथेसिस में एनर्जी वगैरह प्रोड्यूस होता है, उसी वजह से ये सांस भी लेते हैं। तो मैं आपसे पूछूं जो पौधों के अंदर खाना वगैरह कहाँ बनता है, तो आप क्या बताओगे, जो प्लांट है वो प्लांट के अंदर कहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, लीव्स के अंदर, जिसे हम पत्तियाँ बोलते हैं, पत्तियों के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। अब क्या होता है इसका प्रोसेस देख लो, सनलाइट है, ठीक है, सनलाइट में ऑक्सीजन वगैरह भी होता है, फिर वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है आपका ग्लूकोज बनाता है, जो कि हमारा एनर्जी है।
इसी से प्लांट एनर्जी मिलता है, एनर्जी को, और ऑक्सीजन। ठीक है, फिर इसी ग्लूकोज का आप क्या होता है, ऑक्सीडेशन। इसी ग्लूकोज का हमारा ऑक्सीडेशन होता है, जिसकी वजह से आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लस एनर्जी मिलता है। इसी प्रोसेस को आपको रेस्पिरेशन बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, अब हमसे स्टेटमेंट क्या बोला गया है वो पढ़ो। प्लांट रेस्पायर ओनली ड्यूरिंग द नाइट व्हेन द फोटोसिंथेसिस स्टॉप। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। जो प्लांट है वो बोथ डे और नाइट दोनों टाइम अपना सांस वगैरह लेते हैं। यहाँ पे सांस की बात कर रहा है। दिन में तो वो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन एनर्जी वगैरह बनाते हैं, और रात में उसी एनर्जी को छोड़ के सांस वगैरह लेते हैं। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया, तो इसको आप नेग्लेक्ट कर दो। फिर बोल रहा है रेस्पिरेशन इन प्लांट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ अ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी। यस, मैंने अभी बताया ना, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, फिर एनर्जी रिलीज होता है। तो ये भी हमारा, ये स्टेटमेंट हमारा ठीक है। फिर देखो, ऑक्सीजन इज रिलीज एज द मेन प्रोडक्ट ऑफ प्लांट रेस्पिरेशन। गाइज, ऑक्सीजन नहीं, हमारा ग्लूकोज मेन प्रोडक्ट होता है, जिससे हमें एनर्जी प्रोवाइड होता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया। फिर आता है रेस्पिरेशन इन प्लांट अकर ओनली इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो ये भी हमारा गलत है। जो रेस्पिरेशन है वो पौधों के अंदर जड़ के थ्रू भी होता है, जो आपका जड़ वगैरह होता है वहाँ से भी रेस्पिरेशन होता है, तने से भी सांस लेते हैं, और पत्तियों से भी सांस लेते हैं, बीज से भी सांस लेते हैं। तो अदर पार्ट से जो प्लांट्स हैं वो सांस वगैरह लेता है। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें करेक्ट पूछा गया है, तो करेक्ट कौन सा है, आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सभासार टूल। अब यहाँ पर एक आपको सभासार टूल के बारे में स्टेटमेंट दिया गया है, उसको पढ़ो और आंसर करने की कोशिश करो। तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है, सभासार इज एन AI पावर टूल लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज टू ऑटोमेटिकली जनरेट स्ट्रक्चर्ड मिनट्स ऑफ मीटिंग फॉर पंचायत। जो सभासार है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, एक AI संचालित टूल है जो पंचायत बैठक को संरचित कार्यक्रत मिनट्स ऑफ मीटिंग स्वतः तैयार करता है। तो गाइस, आपको एक चीज पता होनी चाहिए, क्या, जो सभासार है एक AI टूल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसका इस्तेमाल कर पंचायती राज को ना इसमें ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा क्या, स्ट्रक्चर मिनट्स ऑफ मीटिंग, कन्वर्ट द प्रोसीडिंग्स ऑफ ग्राम पंचायत मीटिंग्स इनटू, जितनी भी ग्राम पंचायत की मीटिंग्स हैं उनको कन्वर्ट कर देगा किसमें, एम मिनट्स ऑफ मीटिंग के अंदर। इसके अंदर कई डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, पर ऐसा कहीं पे भी इसके बारे में जिक्र नहीं है कि ऑल 22 लैंग्वेज में है, बट ये अधिकतर ट्रांसलेट कर देता है उनके लैंग्वेज को। तो ये हमारा स्टेटमेंट तो ठीक है। क्या स्टेटमेंट 2 भी हमारा ठीक है। 2, इट्स इंटीग्रेशन विद द भासानी मिशन, द टूल करेंटली सपोर्ट ऑल 22। तो गाइस, हमारा अभी कोई ऐसा इसमें नहीं बता रखा है, ये एक टाइम पे सिर्फ एक ही ट्रांसलेट कर पाएगा। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट इट्स करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैच द ICR इंस्टीट्यूट इन द कॉलम फर्स्ट विद देयर रिस्पेक्टिव हेडक्वार्टर इन कॉलम 2। मतलब मैच द कॉलम करना है। अब यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या दे रखा है, ICR इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये आपका कहाँ पर है। तो गाइस, आप मुझे ये भी बता दो कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो आप क्या बताओगे, इसकी स्थापना 1905 में हुई थी। उस समय इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर था। तो आप क्या बताओगे, पूसा के अंदर था। फिर बाद में इसको कहाँ शिफ्ट कर दिया गया। तो आप क्या बताओगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, न्यू दिल्ली। तो ए का हमारा थर्ड हो गया। ठीक है, फिर आता है आपका ICAR नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसकी स्थापना कब हुई थी। तो आप क्या बताओगे, इसकी स्थापना 1923 में हुई थी, जिसमें स्टार्टिंग में इसका जो हेड क्वार्टर है आपका बेंगलुरु के अंदर देखने को मिला था। फिर इसको बाद में शिफ्ट कर दिया गया कहाँ, करनाल, हरियाणा के अंदर से शिफ्ट कर दिया गया, हरियाणा। तो बी का हो गया हमारा फर्स्ट। फिर आता है आपका ICAR सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट।
तो ये आपका कहाँ पर है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप क्या बताओगे, इसकी स्थापना 1946 में हुई थी, जो कि आपका इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, शिमला, हिमाचल प्रदेश के अंदर है। तो सी का हो गया आपका 4, तो बचा क्या, डी का हो जाएगा हमारा सेकंड। ICR सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है आपका, इसकी स्थापना जो है 1947 में हुई थी, ये आपका कोची केरला के अंदर है। तो डी का हो गया आपका सेकंड। तो ए का थर्ड कहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। बी का फर्स्ट यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद द रेफरेंस टू द सेंसस 2011 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जनगणना 2011 के संदर्भ में हमें स्टेटमेंट बोला गया है, द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया अक्रॉस द 50% मार्क। भारत में शहरीकरण का स्तर 50% से अधिक है। तो गाइस ये डेटा हमारा गलत है, करेक्ट डेटा क्या है, तो इसको आप ध्यान दो। जो हमारा अर्बन पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011, जो अर्बन पॉपुलेशन है वो लगभग कितना है, तो आप क्या बताओगे, 37.7 करोड़, जो कि कितना प्रतिशत है, 31.16% है। तो 50% तो हमारा होगा नहीं, तो इसको तो आप नेग्लेक्ट कर दो। और जो हमारा रूरल पॉपुलेशन है वो कितना है, तो आप क्या बताओगे, 83.3 करोड़, जो कि पूरा लगभग कितना प्रतिशत है, 68.84%। ये गाइस अभी भी हमारे जो मेनली पॉपुलेशन है रूरल एरियाज में रहती है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो स्टेटमेंट हमारा फर्स्ट तो इनकरेक्ट हो गया। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सरचिप मिजोरम हैड द हाईएस्ट लिटरेसी अमंग द ऑल डिस्ट्रिक्ट। यस, ये हमारा ठीक है। इसका कितना प्रतिशत है, 97.9% है। तो ये स्टेटमेंट हमारा ठीक है। फिर स्टेटमेंट थर्ड क्या कह रहा है, द स्टेट विद द लोवेस्ट लिटरेसी रेट वॉज बिहार। तो गैस ये भी हमारा ठीक है। बिहार के लिटरेसी रेट कितना है, तो आप क्या बताओगे, 61.8%। तो गैस ये जो मैं आपको डेटा दे रहा हूँ ना, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, ये आप नए क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो स्टेटमेंट 2 और 3 हमारा सही है, तो ये गलत हो गया। ये ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद द रेफरेंस टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब हमसे आईएनसी के बारे में पूछा है। तो गाइस आईएनसी के बारे में पूछा, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1885 में। किसके द्वारा की, इसकी प्रेसिडेंसी किसके द्वारा की गई थी, तो WC बनर्जी के द्वारा इसकी पहली प्रेसिडेंसी करी गई थी। ठीक है, और इसका जो पहली मीटिंग है ये कहाँ पर हुआ था, तो आप क्या बताओगे, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, तेजपाल संस्कृत कॉलेज कहाँ पर है, बॉम्बे के अंदर। वहीं पे इसकी पहली मीटिंग हुई थी। तो ये हमारा क्या है, द फर्स्ट सेशन इन ऑफ INC वाज हेल्ड एट बॉम्बे 1984 अंडर WC बनर्जी। तो ये हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल ही करेक्ट है। फिर आता है द सूरत स्प्लिट 1907 डिवाइडेड द INC इनटू द मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। ये भी हमारा ठीक है। आपको पता है जो 1907 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो 2 पार्टों में टूट गया, एक है मॉडरेट, दूसरा है आपका एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट जिसको हम नरम दल बोलते हैं, नरम दल, और एक्सट्रीमिस्ट जिसे हम गरम दल बोलते हैं। इसके नेता आपको याद रखना है, कई बार पूछा भी जा चुका है। तो नरम दल को कौन लीड कर रहे थे, तो आप क्या बताओगे, गोपाल कृष्ण गोखले जी, गोपाल कृष्ण गोखले जी। और एक्सट्रीमिस्ट को कौन कर रहे थे, लाल बाल पाल। ठीक है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, और ये सारे जो हैं इनको लीड कर रहे थे। ये भी हमारा स्टेटमेंट सेकंड भी करेक्ट है। द लखनऊ पैक्ट 1916 वाज कांग्रेस एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट। नहीं, ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। जो लखनऊ पैक्ट है, लखनऊ पैक्ट 1916 किसके बीच में हुआ था, तो आप क्या बताओगे, ये INC और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था, मुस्लिम लीग के बीच में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो फर्स्ट एंड सेकंड ओनली आर करेक्ट। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन का कह रहा है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट मार्क द एजर्शन एंड रीजन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो हमसे बोला गया है एजर्शन रीजन का बोला गया है। तो आप पढ़ो, द रेड कलर ऑफ मैनी पेनिसुलर सोइल
इज ड्यू टू द फेरिक ऑक्साइड कोएटिंग ऑन अ सोइल पार्टिकल। प्रायद्वीप भारत के अनेक मिट्टियों का लाल रंग मिट्टी के कणों पर फेरिक ऑक्साइड की परतों के कारण होता है। सो गाइस आप लोगों को पता है जो पेनिसुलर एरिया है इसमें मेनली आपका रेड सॉइल पाया जाता है, ठीक है, लाल मिट्टी पाई जाती है। अब इसका जो लाल कलर है वो किस वजह से होता है, वो फेरिक के वजह से, फेरिक ऑक्साइड के वजह से, फेरिक ऑक्साइड के वजह से ही ये कलर जो इनका रेड कलर का होता है, क्योंकि इसके अंदर आयरन कंटेनिंग मिनरल पाए जाते हैं जिनका ऑक्सीडेशन होकर ये फेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये हमारा अजरसन तो है ठीक। अब इसका रीजन देख लो, दिस सोइल कॉमनली डेवलप्ड ऑन एंशियंट क्रिस्टलाइन रॉक अंडर द वेल ट्रेंड वार्म कंडीशन दैट फेवर द ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन। यस, मैंने अभी बताया आयरन का ऑक्सीडेशन होकर क्या बनता है आपका फेरिक ऑक्साइड। तो रीजन भी हमारा ठीक है। तो बोथ ए आर ट्रू और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो स्टेटमेंट ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हम अपने स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, इसको ध्यान से पढ़ो, करने की कोशिश करो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अभी आपका फिर से स्टेटमेंट बेस्ड है क्वेश्चन, तो इसको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है, एम.टी. वासुदेवन नेयर्स डेब्यूट नोवेल रंडम मोजाम वोन हिम द केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड। जो एम.टी. वासुदेव नायर के प्रथम उपन्यास रंडामुजम के लिए उन्हें केरल साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है। सो गाइस आपके लिए एक फेमस पर्सनालिटी का नाम आया है जो कि है एम.टी. वासुदेवन नेयर। आखिर ये है कौन, एम.टी. वासुदेवन, ये कौन है? तो आप क्या बताओगे, एक फेमस है किसमें, राइटर है, फेमस राइटर है। कहां पर, मलयालम लैंग्वेज के अंदर, मलयालम लैंग्वेज के अंदर फेमस राइटर हैं। और इनके द्वारा स्क्रीन राइटिंग भी लिखी गई है, स्क्रीन राइटिंग, जो कि फिल्म में भी काम कर चुके हैं और ये फिल्म मेकर भी हैं। इनके द्वारा पहली नोवेल लिखी गई थी कब, 1984 में। कौन सी नोवेल थी इनकी पहली डेब्यूट नोवेल, तो रंडामुजाम इनकी पहली नोवेल थी, जिनके लिए इसको अवार्ड वगैरह इनको नहीं मिला हुआ है। तो ये किस बेसिस पे था, तो आप क्या बताओगे, ये महाभारत के ऊपर लिखा था इन्होंने, महाभारत के ऊपर लिखा था। इनकी जो ये नोवेल थी महाभारत के ऊपर था, जो कि किसके पर्सपेक्टिव से था, भीमा के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो इनको ये जो केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड है ये तो नहीं मिला है, तो इसको तो आप नेग्लेक्ट कर दो। बट इनको कई सारे अदर अवार्ड मिले हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर पे इनको मिला है पद्मश्री। कब मिला इन्हें पद्मश्री, 1995 में, ठीक है। फिर मिला है इनको पद्मा भूषण। इन्हें पद्मा भूषण कब मिला है, 2005 में। और इन्हें अभी हाल ही में मिला था, कुछ मतलब एक साल 2 साल पहले, जिसका नाम है पद्मा विभूषण। कब मिला इन्हें, तो क्या बताओगे, 2024 में। ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये राइटर है मलयालम लैंग्वेज के, स्क्रीन राइटर और फिल्म मेकर भी हैं, ठीक है। इनका एक फेमस नोवेल है जो कि है रंडामुजम, जो कि किसके ऊपर है, महाभारत के ऊपर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका स्टेटमेंट सेकंड पढ़ो पहले। तो ही वाज अ रेसिपिएंट ऑफ बोथ पद्मा भूषण एंड पद्मा भूषण अवार्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये हमारा स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एट द 87th नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप हेल्ड इन विजयवाड़ा इन दिसंबर 2025 हु क्लेम्स द वुमेन सिंगल टाइटल। दिसंबर 2025 में विजयवाड़ा में आयोजित 87th सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल वुमेन्स सिंगल का खिताब किसने जीता है। आपके ऑप्शन है सूर्या, करिश्मा तामीरी, तानवी पाटरी, अनुपमा उपाध्याय और लास्ट ऑप्शन है आपका मलविका बनशोट। तो गाइस आपसे पहला तो सिंपल एक क्वेश्चन यही पूछा है कि जो 87th सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप है आखिर वो हुआ कहाँ है। तो आप क्या बताओगे, वो विजयवाड़ा के अंदर हुआ है, ठीक है। अब इसको जीतने वाली महिला कौन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सूर्य चरिश्मा तामेरी, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस इतना ही पता करना है आपको, और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, उसको ध्यान से पढ़ो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लेंथेनॉइड कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट इन द एब ब्लॉक पीरियड। आपसे लेंथेनॉइड सीरीज के बारे में पूछ रहा है। गाइस आप लोगों को इतना तो पता होगा ना
कि जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, जिसे हम हिंदी में आवर्त सारणी भी बोलते हैं, आवर्त सारणी, इनको हमने डिवाइड कर रखा है कितने ग्रुप्स में, कितने पीरियड्स के अंदर। तो हमने इनको डिवाइड कर रखा है 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। और इन जो भी है 18 ग्रुप और 7 पीरियड को भी हमने 4 ब्लॉक्स में डिवाइड कर रखा है। 4 ब्लॉक्स कौन कौन से हैं, तो आप क्या बताओगे? पहले नंबर पे हमारा एस ब्लॉक, दूसरे नंबर पे है पी ब्लॉक, और तीसरे नंबर पे है हमारा डी ब्लॉक, और लास्ट हमारा है एफ ब्लॉक, ठीक है। अब एस ब्लॉक में कौन से आते हैं? स्टार्टिंग के जो दो ग्रुप हैं आपका एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। और 13 से लेकर 18 तक के जो ग्रुप हैं उनको हम बोलते हैं क्या? पी ब्लॉक। और जो आपका 3 से लेकर 12 तक है इनको हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं डी ब्लॉक, ठीक है। अब जो इसी के अंदर एक आपका एफ ब्लॉक भी आता है जो कि स्टार्ट होता है आपका 4F, जिसका लास्ट एलिमेंट 4F में जाता है, जो कि आपका पीरियड 6 के अंदर है, पीरियड 6 के अंदर है, जो कि आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होकर 5F जो कि 7 पीरियड में, ये हमारा है एफ ब्लॉक, ठीक है। अब इनके जो नाम है, अब इनके नाम आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, जैसे क्या? जैसे कि आपका ग्रुप फर्स्ट के जितने भी एलिमेंट हैं उनको हम क्या बोलते हैं? तो आप लिख लो, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछे भी गए। तो ग्रुप फर्स्ट के जितने भी एलिमेंट हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स बोलते हैं, जिसके अंदर आपका हाइड्रोजन, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, ये सारे जितने भी एलिमेंट्स ये सारे आते हैं, ठीक है। इनको हम अल्कली मेटल्स बोलते हैं। ग्रुप सेकंड जिसे हम क्या बोलते हैं? अल्कली अर्थ मेटल्स, अल्कली अर्थ मेटल्स बोलते हैं। ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में ये नाम देखने को मिलेगा। तो ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड ये हमारे मेटल्स हैं, ठीक है, ये हमारे धातु हैं। फिर आता है आपका ग्रुप 13 से लेके 18 तक। जो ग्रुप 13 है इन्हें हम बोरोन फैमिली बोलते हैं, बोरोन फैमिली, ठीक है। जैसे आपको पूछा जाए एग्जाम में कि बोरोन फैमिली कौन से ग्रुप को कहते हैं, तो आप क्या बताओगे? ग्रुप 13 को। फिर आता है आपका जो कार्बन फैमिली जो कि हमारा 14 है, इसे हम बोलते हैं कार्बन फैमिली। फिर आता है 15 जिसे हम नाइट्रोजन फैमिली भी बोलते हैं। फिर आता है आपका 16 जिसे हम ऑक्सीजन फैमिली या फिर चाल्कोजन बोलते हैं, ऑक्सीजन फैमिली या फिर चाल्कोजन। फिर आता है आपका 17 जिसे हम हेलोजन ग्रुप्स बोलते हैं, हेलोजन ग्रुप्स। फिर आता है आपका 18 जिसे हम नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब आता है डी ब्लॉक, डी ब्लॉक को बोलते हैं हम ट्रांजिशन एलिमेंट। इन्हें ट्रांजिशन देखने को मिलता है जब आप पीरियोडिक टेबल को ध्यान से पढ़ोगे ना, तब आपको मैं डिटेल से चीजें समझाऊंगा। इन्हें बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। बाकी जो लेंथनोइड और एक्टिनोइड सीरीज क्या है, ये आपका एक्सटेंडेड वर्जन है किसका? डी ब्लॉक का। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ? जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तब आपको चीजें ज्यादा समझ में आएगी। फिर आपका लेंथनोइड सीरीज स्टार्ट कहाँ से होता है? तो इसके जो लास्ट एलिमेंट है ये आपका 4F में जाता है, जो कि आपका स्टार्ट कहाँ से होता है? 6th पीरियड से, जिसे हम लेंथेनोइड सीरीज भी बोलते हैं, लेंथेनोइड सीरीज। फिर आता है आपका 5F जो कि कौन सा पीरियड है? 7, जिसे हम एक्टेनोइड सीरीज बोलते हैं, एक्टेनोइड सीरीज, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आगे जाके मैं आपसे डिटेल में पूछूंगा और मैं आपको अच्छे से और भी समझाऊंगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट किस तरह से बने, मैं सारी चीज़ें आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप अभी मॉक सॉल्व करो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपसे लेंथनोइड पूछा तो कौन सा हो जाएगा आपका? 6th पीरियड। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट को। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द नेट नेशनल प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कारक लागत को फैक्टर कॉस्ट पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो गाइस ये वाली जो टर्मिनोलॉजी है इसके लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। पहले नंबर पे क्या पता होना चाहिए? ग्रोस। अब ग्रोस हम किसको बोलेंगे? और नेट, नेट हम किसको बोलेंगे? सो गाइस जो ग्रोस होता है इसके अंदर आपका इंक्लूड होता है क्या? इंडियंस, जो नेशनल्स होते हैं वो सारे इंक्लूड होते हैं, प्लस फॉरेनर्स भी इसके अंदर इंक्लूड होता है, ठीक है। और नेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे इंडिया की बात हो। अब मैं ये क्या कह रहा हूँ, तो गाइस ये समझो, जो हम प्रोडक्शन इंडिया के पूरे, मान लो ये हमारा है प्यारा भारत,
इस भारत की बाउंड्री के अंदर जितना भी हम प्रोडक्शन वगैरह करते हैं ये हमारा ग्रोस कहलाता है, ठीक है, जिसके अंदर आपके फॉरेनर्स भी होंगे और इंडियंस तो हैं ही हैं, ठीक है। तो इन दोनों का जो मेल है, जो दोनों प्रोडक्ट बनाते हैं उन्हीं को हम ग्रोस बोलते हैं। अब हम इसमें से जो फॉरेनर्स हैं उसको माइनस कर दें, यानी कि हम इनके डेप्रीशिएशन, इसको हम बोलते हैं डेप्रीशिएशन, अगर हम डेप्रीशिएशन को माइनस कर दें तो हमारा मिलता है नेट, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं इसके अंदर अप्लाई करेंगे। तो हमसे पूछा है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, हम किस में बोलेंगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पर नेट आ गया, तो नेट कब आएगा, जब हम ग्रॉस में से डेप्रीशिएशन को माइनस करेंगे, डेप्रीशिएशन को माइनस करेंगे तो हमारा नेट मिलेगा। तो यहाँ पर देखो किस में हमने माइनस किया है, तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दिया। तो यहाँ पर तो जीडीपी की बात किया है ना कि नेट नेशनल प्रोडक्ट की, तो अब इसको तो एलिमिनेट कर दो। फिर आता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में से अगर हमने माइनस कर दिया डेप्रीशिएशन को, यस यही हमारा करेक्ट हो जाएगा ना, ग्रोस में से डेप्रीशिएशन माइनस हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा करेक्ट हो सकता है। पर आगे भी देख लो, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी में से अगर हमने डेप्रीशिएशन को माइनस कर दिया तो क्या मिलेगा हमारे को, जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट मिलेगा, ना कि सॉरी एनडीपी मिलेगा, नेट नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिलेगा, ये तो हमारा हो नहीं सकता है। फिर आता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट प्लस, यहाँ पर प्लस किया है डेप्रीशिएशन को, तो ये तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो एक और स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया है तो इसको ध्यान से पढ़ो। तो क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्टिकल 166 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 166 के संबंध में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। तो हमें स्टेटमेंट दे रखा है, तो पहले यह बताओ जो आर्टिकल 126 है वो आखिर किसके बारे में बताता है। सो गाइस जो हमारा आर्टिकल 66 है यह बताता है कि राज्य सरकार जो है अपना जितने भी एग्जीक्यूटिव कार्य करती है वो गवर्नर के नाम पे करती है, ठीक है। तो चलो मैं लिखवा भी दे रहा हूं, आर्टिकल 166 क्या कहता है, डील्स विद द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट इन द नेम ऑफ गवर्नर, इन द नेम ऑफ गवर्नर। जो भी आपका गवर्नमेंट ऑफ स्टेट है, जितनी भी स्टेट की गवर्नमेंट है वो अपना काम वगैरह करती है वो गवर्नर के नाम पे करती है, ये आपका आर्टिकल 166 कहता है, ठीक है। अब स्टेटमेंट पढ़ो, इट डील्स विद द कंडक्ट ऑफ द गवर्नमेंट बिजनेस, गवर्नमेंट बिजनेस की बात कर रहा है, इन अ स्टेट एंड स्पेसिफाइक दैट ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट मस्ट बी टेकन इन द नेम ऑफ गवर्नर। यस यही तो मैंने बताया, ये आपका आर्टिकल, इसके अंदर भी सब क्लोज है, आर्टिकल 166 का सब क्लोज फर्स्ट, जितनी भी आपका जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होता है हमारा स्टेट के अंदर, तो आप क्या बताओगे, गवर्नर जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है स्टेट का। और पूछूं कि रियल एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास होती है स्टेट के अंदर, तो आप क्या बताओगे, जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर है वो सीएम के पास है, ठीक है। ये लोग आपको तो पता है, बट जो भी काम वगैरह स्टेट गवर्नमेंट करती है, चाहे किसी भी तरह का काम हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड हो, वो सारा काम जो है गवर्नर के नाम पे किया जाता है, जो कि हमारा लिखा हुआ है आर्टिकल 166 के सब क्लोज 3 के अंदर, ठीक है। जो भी आपका रूल ऑफ बिजनेस बनाने का काम है वो कौन करता है, आपका गवर्नर करता है। तो इट डील्स विद द कंडक्ट ऑफ अ गवर्नमेंट बिजनेस इन स्टेट एंड स्पेसिफिक दैट ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट मस्ट बी टेकन इन द नेम ऑफ गवर्नर। तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल ही करेक्ट है, ठीक है। स्टेटमेंट 2 देख लो, इट मैंडेट द चीफ मिनिस्टर शैल मेक रूल्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड फॉर द एलोकेशन ऑफ सेड बिजनेस अमंग द मिनिस्टर्स। यह अनिवार्य करता है कि मुख्यमंत्री राज्य सरकार के कार्यों और सुविधाजनक संचालन और मंत्रियों के बीच कार्यों का आवंटन के लिए नियम बनाए जाएंगे। तो आर्टिकल 166(3) क्या कहता है, 166 के जो सब क्लोज 3 है उसके अकॉर्डिंग जो भी बिजनेस वगैरह का काम है, बिजनेस ऑफ स्टेट की रूल वगैरह है वो गवर्नर बनाएगा। गवर्नर के पास पावर होती है रूल एंड रेगुलेशन बनाने की, जो कि हेल्प करता है किसको,
गवर्नर को। ये हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है, इसमें सीएम नहीं होता है, ये आपका गवर्नर होता है। ठीक है, तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही होगा? ओनली फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अब मैं पूछूं, आर्टिकल्स बताओ कि आपका काउंसिल मिनिस्टर के बारे में स्टेट के अंदर कौन सा आर्टिकल जिक्र करता है? तो आर्टिकल 163 किसके बारे में जिक्र करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर इन अ स्टेट, जो कि आपका सीएमबीसी के अंदर ही आता है। आर्टिकल 164 क्या कहता है? अपॉइंटमेंट्स ऑफ मिनिस्टर्स, आपका सीएमबीसी के अंदर ही है, और इन्हें किनके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? तो गवर्नर के द्वारा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको इससे पता होना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा हमारा करेक्ट हो गया इस वाले क्वेश्चन के अंदर? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। देशी रियासतों के भारतीय संघ में एकीकरण से संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन पर विचार कीजिए। तो हमसे पूछा है प्रिंसली स्टेट। तो गाइस हम प्रिंसली स्टेट किसको बोलते हैं? जब हमारा भारत आज़ाद हो रहा था, कब हुआ था हमारा भारत पूरी तरह से आज़ाद? 1947 में। बट इससे पहले जो कैबिनेट प्लान है वो पास हो चुका था, जिस वजह से पार्टीशन ऑफ हमारे भारत का दो भागों में पार्टीशन हो गया, इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, तो वहाँ पर ना भारत के अंदर कई प्रिंसली स्टेट भी थे जो कि भारत के अंदर शामिल हो रहे थे और कुछ पाकिस्तान के अंदर शामिल हो रहे थे। पर जो भारत के अंदर शामिल हो रहे थे उनका जिम्मा किसने उठाया? तो आप क्या बताओगे? उसका जिम्मा हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा अपनाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल और दूसरा नाम आपको याद रखना है वीपी मेनन। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इन्होंने पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन संभाला, पॉलिटिकल लीडरशिप को संभाला, और दूसरा जो वीपी मेनन है, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल असिस्टेंट को देखा इन्होंने। ठीक है, मीटिंग्स वगैरह हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी करना स्टार्ट कर दिया, और वीपी मेनन ने जितने भी सरकारी कॉन्स्टिट्यूशनल असिस्टेंट दी जा सके प्रिंसली स्टेट को, वो करने लगे। सॉरी। तो ये दो चीज आपको पता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? हमारे पहले होम मिनिस्टर भी थे, होम मिनिस्टर प्लस डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे हमारे। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम अपने स्टेटमेंट को। अब स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वाज अ लीगल डॉक्यूमेंट एग्रीड अपॉन बाय द प्रिंसली स्टेट टू ज्वाइन द इंडियन यूनियन। तो इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन, यहां पर एक वर्ड दिया है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये क्या है? जिसका मतलब होता है आपका क्या? विलय पत्र। इस विलय पत्र पे काफी प्रिंसली स्टेट ने ज्वाइन करा इंडियन यूनियन को। तो ये तो हमारा ठीक है, और इन्होंने कुछ शर्तें मांगी कि जो ये प्रिंसली स्टेट है, ये 3 पॉइंट जो हैं इन पे मैं राजी होऊंगा। कौन कौन से वो 3 पॉइंट्स हैं? कि पहला है आपका डिफेंस, जो रक्षा है वो हमारा स्टेट सेंटर देखेगा। दूसरा आपका जो भी फॉरेन मामले हैं, विदेशी मामले वो भी हमारे सेंटर देखेगा। फॉरेन अफेयर्स भी हमारा कौन देखेगा? सेंटर्स। और तीसरा आपको याद पता होना चाहिए कौन सा? संचार, जो भी कम्युनिकेशन के माध्यम है वो पहले हमारा इंडियन यूनियन करेगा। इन 3 पॉइंटों के थ्रू इनका जो विलय है वो भारत के अंदर हुआ। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट जो है पहला सही है। तो ये आपके स्टेटमेंट में दिख सकता है किन किन मांगों पर जो प्रिंसली स्टेट है वो इंडियन यूनियन में जुड़े। तो ये 3 पॉइंट्स थे। ठीक है, अब दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द स्टेट ऑफ जूनागढ़ एक्सीडेड टू इंडिया थ्रू प्लेबिसाइड आफ्टर द इट्स नवाब फ्लेड टू द पाकिस्तान। जो जूनागढ़ के नवाब के पाकिस्तान भाग जाने के बाद जनमत संग्रह के माध्यम से जूनागढ़ भारत में शामिल हुआ। क्या स्टेटमेंट सही है? तो गाइस आप लोगों को ये पता होना चाहिए, जो जूनागढ़ है, जूनागढ़ जो है इसमें मेनली आपका जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो हिंदुओं की थी। इसके बावजूद भी जो वहाँ के नवाब हैं उनका नाम क्या था? नवाब ऑफ जूनागढ़। उनका नाम है क्या?
मोहम्मद महाबत खान थर्ड, इन्होंने पाकिस्तान में विलय होने की बात करी। ठीक है, बट वहाँ के लोगों ने इसको पाकिस्तान से मिलने से इनकार कर दिया। ठीक है, तो इसके बाद जो है ना वहाँ पर एक तनावपूर्ण स्थिति तैयार होगी, जिसके बाद जो वहाँ के नवाब थे उनको भागना पड़ेगा कहाँ पर, पाकिस्तान के अंदर। फिर जो हमारे हमारे जो होम मिनिस्टर हैं, उस समय के जो होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने जन्म संग्रह कराया, लोगों से पूछा कि आप कहाँ रहना पसंद करोगे। तो वहाँ के जो लोग हैं मेनली उन्होंने इंडिया यूनियन को चुना। ठीक है, जिसके बाद जो जूनागढ़ है उसको भारत के अंदर शामिल कर लिया गया। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। अब स्टेटमेंट थर्ड देखो। अब सरदार पटेल वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हु ओवरसॉ द इंटीग्रेशन प्रोसेस। क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे पहले गवर्नर जनरल थे? तो नहीं, ये हमारे गवर्नर जनरल नहीं थे, ये हमारे होम मिनिस्टर थे और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा गलत है। तो हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे ब्रिटिशर्स के बाद बोलूँ तो? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, ये पहले गवर्नर जनरल थे इंडिया के। अब जैसे ही हमारा भारत आज़ाद हो गया तो उसके बाद सी राजगोपालाचारी बने, सी राजगोपालाचारी जी। ठीक है, तो इसका कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही होगा? थर्ड हमारा गलत है। थर्ड इसके अंदर है तो इसको नेग्लेक्ट कर दो, इसके अंदर है इसको भी नेग्लेक्ट कर दो, इसके अंदर है इसको भी नेग्लेक्ट कर दो। तो स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? टी पर फ्लैग स्टिक आर एसोसिएटेड विद, टी पर और फ्लैग स्टिक निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो आपके ऑप्शन है गोल्फ, क्रिकेट, टेनिस या फिर हॉकी। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है? गोल्फ। ये एक टर्मिनोलॉजी है जो कि यूज की जाती है ड्यूरिंग द प्ले, किसके? गोल्फ के। अब ये टी क्या है, पर क्या है, फ्लैग स्टिक, ये क्या है? आप लोगों को पता है जो गोल्फ एक फील्ड में खेला जाता है जिसमें आपका एक स्टार्टिंग स्टैंड होता है और एक फाइनल स्टैंड होता है। ठीक है, ये आपका गोल्फर है जो कि प्ले करता है। ठीक है, जो स्टार्टिंग वाला स्टैंड होता है ना उसी को हम टी बोलते हैं। जो गोल्फर जहां से आपका पहला स्ट्राइक लेता है वो आपका टी कहलाता है। तो आप क्या बोलोगे? स्टार्टिंग स्टैंड। ठीक है, स्टार्टिंग स्टैंड को ही हम टी बोलते हैं। अब फिर ये जो फाइनल है जहां पर आपका पोल लगा होता है इसी को बोलते हैं फ्लैग स्टिक। ये आपका फाइनल डेस्टिनेशन होता है किसी भी गोल्फर का, फ्लैग स्टिक्स। फ्लैग स्टिक क्या होता है? आपका फाइनल डेस्टिनेशन। फिर पर क्या होता है? तो गाइस पर जो होता है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ स्ट्रोक, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ स्ट्रोक्स, कि कोई भी गोल्फर कितने स्ट्रोक लेगा ताकि वो फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच सके, नंबर ऑफ स्ट्रोक्स। ठीक है, तो ये तीनों टर्मिनोलॉजी आपकी यूज होती है किसके अंदर? गोल्फ के अंदर। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। क्रिकेट, क्रिकेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को पता है, इसका आपने मैच वगैरह भी आप देखते हो तो इसकी टर्मिनोलॉजी आपको समझने की जरूरत नहीं, आप इसका आंसर कर दोगे। फिर आता है आपका टेनिस। टेनिस के अंदर कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी देखने को मिलेगा तो उसको ध्यान से देखो। तो पहले नंबर पे आपको पता होना चाहिए कौन सा? ड्यूस। ड्यूस क्या होता है? दूसरा आपको पता होना चाहिए कि एस, ये आपने गेम में देखा होगा कि एस बार बार पुकारा जाता है, तो एस क्या है? तीसरा आपको पता होना चाहिए कौन सा? लव, लव कब बोला जाता है? चौथा ब्रेक पॉइंट, ब्रेक पॉइंट क्या होता है? पांचवा आपको पता होना चाहिए बेस लाइन, बेस लाइन कौन सा होता है? और छठा लेट, लेट क्या होता है? तो गाइस ड्यूज का इस्तेमाल कब होता है? जब आपका 40-40 की स्थिति बनी हो, 40-40 की स्थिति बनी हो। फिर एस क्या होता है? एस आपका जब ऐसी सर्विस जिसके बाद जो है ना ओपोनेंट जो है, जो सामने वाला अपोनेंट होता है वो बॉल को टच, सर्विस को टच भी ना कर पाए, ऐसी सर्विस, ऐसी सर्विस जिसमें ओपोनेंट जो है, ओपोनेंट जो है बॉल को टच भी ना कर पाए, टच, बॉल को टच ना कर पाए, ना कर
पाए। ठीक है, फिर लव किसको बोलेंगे? लव तब बोलेंगे जब सर्विस में कोई पॉइंट ना दिया हो, शून्य पॉइंट। ठीक है, फिर ब्रेक पॉइंट कब कहलाएगा? तो ब्रेक पॉइंट हम किसको बोलेंगे? जब ओपोनेंट की सर्विस गेम जीतने का अवसर दिया जाए, जब ओपोनेंट को गेम को जीतने के लिए अवसर दिया जाए, गेम को जीतने के लिए अवसर दिया जाए, तब हम उसे ब्रेक पॉइंट बोलते हैं। फिर बेस लाइन क्या होगा? बेस लाइन आप जानते हो कि जो ये लाइन है आपको कहाँ देखने को मिलती है? कोड की जो पिछला वाला भाग है वहां पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। फिर आता है आपका लेट। लेट क्या होता है? ऐसी सर्विस जिसे दोबारा खेलना होता है। ये कब होता है? ऐसी सर्विस, गाइस आपको राइटिंग समझ में तो आएगी ना? आप गाइस समझो, ठीक है। राइटिंग से रिलेटेड मैं आपको चीज़ें बाद में थोड़ा थोड़ा, ये आपका पहला मौका है, आगे चल के मैं और इसको राइटिंग को भी इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। ऐसी सर्विस जिसे दोबारा खेलना होता है, जिसे दोबारा खेलना होता है। ठीक है, तो ये सारे चीज जो है आपका टेनिस से रिलेट करता है। फिर हॉकी। हॉकी में आपको सिर्फ दो वर्ड याद रखने हैं। पहला है आपका स्कूप। पहला है आपका स्कूप। स्कूप क्या होता है? इसमें जो स्ट्राइकर है बॉल को बाउंस के थ्रू पास करता है। ठीक है, बॉल को उठाकर पास करता है। दूसरा आपको एक वर्ड याद रखना है, तीसरा ड्रिबलिंग। इसका इस्तेमाल भी आपका हॉकी के अंदर होता है। ये क्या होता है? जब गेंद को नियंत्रित करते हुए आगे बढ़ना, एक कांस्टेंट स्पीड के साथ बॉल को ले जाने को ही हम ड्रिबलिंग बोलते हैं। ठीक है, ये दो टर्मिनोलॉजी आपको हॉकी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। टेनिस को लेकर मैंने ये 6 वर्ड बताए, ये आपको पता होना चाहिए। गोल्फ को लेकर ये 3 वर्ड। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पॉइंट बन सकते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और करने की कोशिश करो। यहाँ पे बोला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिनी कोफिशिएंट। गिनी गुणांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ। और दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? अ कोफिशिएंट ऑफ वन रिप्रेजेंट परफेक्ट इनइक्वालिटी। सो गाइस यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी दी गई है, कौन सी? गिनी कोफिशिएंट। आखिर ये है क्या? तो अब क्या बताओगे? जो गिनी कोफिशिएंट है एक न्यूमेरिकल मेजर है जो कि क्या मापता है? इनइक्वालिटी को, असमानताओं को मापता है, असमानता को मापता है। अब असमानता किसमें? इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ को मापता है। ठीक है, तो ये क्या है? एक संख्यात्मक माप है, ना कि ग्राफिकल नहीं है, जो कि हमारा स्टेटमेंट बोल रहा है इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, ये आपका न्यूमेरिकल मेजर है। तो फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसके द्वारा किया जाता है? तो आप एक नाम याद रखना, लॉरेंज कर्व। लॉरेंज कर्व से हम क्या मापते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ। लॉरेंज कर्व से ही आपका एक गिनी कोफिशिएंट के थ्रू गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू को इस्तेमाल कर लॉरेंज कर्व को बनाया जाता है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू क्या क्या दी जाए और उसको हम क्या बोलते हैं, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। जैसे आपका स्टेटमेंट सेकंड बोला गया है, तो यहाँ पर गिनी वैल्यू है और इसे क्या टर्मिनोलॉजी दी जाता है यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो पहले नंबर पे आता है अगर जीरो, परफेक्ट जो गिनी वैल्यू है जीरो है, तो इसको हम बोलते हैं परफेक्ट इक्वालिटी। इसको बोलेंगे हम परफेक्ट इक्वालिटी। अगर गिनी की वैल्यू जीरो से कम हो तो हम इसको बोलेंगे क्या? लो इनइक्वालिटी। अमीर और गरीब के बीच में काफी इनइक्वालिटी है, लो इनइक्वालिटी। अगर गिनी की वैल्यू जीरो से ज्यादा और एक से कम हो तो हम इसको बोलेंगे क्या? हाई इनइक्वालिटी। ठीक है, और अगर गिनी की वैल्यू 1 हो तो इसको बोलेंगे हम परफेक्ट इनइक्वालिटी। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट जो सेकंड है ये भी हमारा करेक्ट है।
तो स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा रॉन्ग, तो ये हो ही नहीं सकता, ये हो नहीं सकता है, ये नहीं हो सकता, तो ओनली स्टेटमेंट बी आर करेक्ट। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस हमारा जो लेक्चर है यहीं तक था, ये आपका काफ़ी बड़ा लेक्चर हो गया है। सो गाइस आप मुझे कमेंट करके बताओ आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, ये आपका मॉक फर्स्ट था, इसके बाद आपका मॉक 2 आएगा और लास्ट ईयर के जो एग्जाम हुए हैं DSSB से रिलेटेड वो भी आपका आने वाला है। ठीक है, तो चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करो ताकि मैं आपको डेली बेसिस पे वीडियोज़ देता रहूँ। ठीक है, तो मैं वीडियो को इतना रखता हूँ, टाटा बाय बाय।